आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म, जिसमें हम 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म पढ़ेंगे। जिसमें पहला है हवा के गुणधर्म, और दूसरा है पानी के गुणधर्म, और तीसरा मृदा यानी मिट्टी के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में बहुत सारे प्रयोग हैं, जिसमें कुछ प्रयोग मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ और कुछ प्रयोग आप लोग अपने घर पर करिएगा। हमारे चारों तरफ हवा होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम नाक द्वारा सांस लें और उसे मुंह से छोड़ते समय हाथ लगाएं तो हाथ में हमें उसका स्पर्श महसूस होता है, यानी कि हवा हमें दिखाई नहीं देती पर स्पर्श द्वारा महसूस होती है। हवा का भार मापने के लिए कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, झाड़ू की सीख अथवा किसी पेपर को रोल करके बना सकते हैं। उसके दोनों सिरों पर खाली गुब्बारा बांधकर वजन करने पर लकड़ी समान होगी, पर जब हम गुब्बारे को फुलाकर हवा भरकर बांधेंगे तो फूले हुए गुब्बारे की ओर का सिरा थोड़ा झुक जाएगा, जिससे सिद्ध होता है कि हवा का अपना भार है। इस प्रयोग के लिए एक खाली सिरिंज लेंगे। इसे खींचकर चेक कर लेते हैं, सही चल रहा है। अब हम सिरिंज का मुंह बंद करके पिस्टन को पीछे की तरफ खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि पिस्टन वापस अंदर की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार यदि सिरिंज का मुंह बंद करके अंदर की तरफ धकेलने पर पिस्टन वापस बाहर की तरफ आ जाएगा। हवा में स्थित गैसों के अणु निरंतर हलचल करते रहते हैं। ये अणु जिस वस्तु से टकराते हैं तब उस वस्तु पर दाब का निर्माण करते हैं। हवा के इस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सिरिंज का छिद्र बंद कर पिस्टन को खींचने पर सिरिंज में स्थित हवा को अधिक अवकाश प्राप्त हो जाता है और हवा विरल हो जाती है। इसी कारण सिरिंज में स्थित हवा का दाब कम हो जाता है और बाहरी हवा का दाब उसके तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाता है। इसी कारण बाहर की ओर खींचा हुआ पिस्टन हाथ से छोड़कर तुरंत अंदर की ओर खींच जाता है। वही यह सिरिंज अलग अलग स्थितियों में रखकर तुम यह प्रयोग दोहराओगे तो देखोगे कि पिस्टन उतना ही अंदर ढकेला हुआ प्रतीत होगा। इससे स्पष्ट होता है कि वायुमंडलीय दाब सभी दिशाओं में समान होता है। ऐसा हुआ था। सन 1726 में स्वीडिश वैज्ञानिक डैनियल बर्नौली ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि हवा का वेग बढ़ने पर उसका दाब कम होता है और हवा का वेग कम होने पर उसका दाब बढ़ता है। किसी वस्तु में हवा में गतिशील होने पर उस वस्तु की गति की लंब दिशा में दाब कम होता है और फिर आसपास की हवा में अधिक दाब में कम दाब की ओर जोर से हवा बहने लगती है। अब हम एक नया प्रयोग करेंगे। प्लास्टिक का एक कप लो, उसमें पानी भरो और इसमें एक स्ट्रॉ सीधा लगा दो और उसके बाद छोटा सा एक स्ट्रॉ लेके उसके मुंह के समकोण में रखो और छोटे स्ट्रॉ से जोर से फूंक मारो। देखोगे कि बड़े स्ट्रॉ से फवारा निकलता हुआ दिखाई देगा। इससे तुम क्या समझे? इससे हम यह समझते हैं कि छोटे स्ट्रॉ से फूंक मारने पर उसके सामने की हवा दूर ढकेली जाती है और इस कारण उस स्थान की हवा का दाब कम हो जाता है और कप में डूबे स्ट्रॉ के मुंह के पास की हवा का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। इस कारण कप की हवा का पानी अधिक दाब से कम दाब की ओर अर्थात ऊपर की ओर ढकेला जाता है और यह पानी फव्वारे के रूप में बाहर आता है। तो पाओगे कि जितनी जोर से फूंक मारी जाए फव्वारा उतनी ही अधिक तीव्रता से ऊपर आएगा। स्ट्रॉ का यह फव्वारा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हमारी समझ में आ गया इस प्रयोग द्वारा। जब दो स्थानों के हवा के दाब में अंतर होता है तो हवा अधिक दाब से कम दाब के स्थान की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात हवा के प्रवाहित होने की प्रक्रिया उनके स्थानों के दाब पर निर्भर है। उस समय हमें हवा बहती हुई महसूस होती है, अर्थात
दो स्थानों के वायु दाब के अंतर की वजह से हवा बहती है। इस प्रयोग के लिए एक खाली गिलास लेंगे और ढेर सारे बर्फ के टुकड़े। अब बर्फ को 3/4 गिलास में भरेंगे। उसके बाद कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बर्फ पिघल चुकी है और गिलास के बाहर बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गई है। अलग अलग स्थानों पर हवा में आर्द्रता का अनुपात अलग अलग होता है। दिन भर हवा की आर्द्रता का अनुपात बदलता रहता है। भोर और रात के समय हवा का वाष्प संग्रहित करने की क्षमता कम होती है और क्षमता कम होने के कारण हवा में अतिरिक्त जो पानी होता है वह बूंद के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसे हम ओश कहते हैं। दोपहर में वाष्प संग्रहित करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है और अतः हवा में आर्द्रता यानी वाष्प कम हो जाता है। और इसी तरह से हवा उस समय दोपहर में हमें हवा कैसी शुष्क महसूस होने लगती है। उसी तरह अगर हम समुद्र तट पे जाएं तो वहां हम देखते हैं कि वाष्प का अनुपात अधिक होने के कारण हमें समुद्र वाष्प का अनुपात अधिक है, आर्द्रता कम है, अतः हमें समुद्र के तट के पास उमस महसूस होती है। यह हमने अनुभव किया है। इस प्रयोग के लिए एक बड़ा बर्तन लें और एक खाली बोतल लें। बर्तन में पानी भरें और बोतल को तिरछा करके पानी में डुबाएं तो हम देखेंगे कि पानी में बुलबुले निकलेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि हवा जगह घेरती है। हवा कुछ गैसों, धूल, धुएं और वाष्प के अति सूक्ष्म कणों का समांगी मिश्रण है। जब प्रकाश की किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर गिरती हैं तो ये कण सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं। इसी प्राकृतिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा को वह ऊष्मा के रूप में पुनः उत्सर्जित करती है। पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित हवा में वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घटकों को अवशोषित करके वह पुनः हवा के कुछ घटकों को वापस दे देती है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान गर्म रहता है और यह तापमान सजीव सृष्टि के लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि ऐसा न होता तो पृथ्वी का तापमान बहुत ही कम होता, जो कि सजीवों के लिए अनुकूल ना होता। हवा के बारे में हमने इतना सारा सुना। अब हवा के द्वारा ही हमें आसपास के आने वाली आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे तापमान बढ़ता है वैसे हवा का घनत्व भी बढ़ता है। जैसे ठंडी के समय अगर भोर में हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें दूर जाती हुई रेल की सीटी की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि या हवा को संचार के माध्यम के रूप में उपयोग करती है। पानी की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाओं में ठोस और गैस यह जो है द्रव की अपेक्षा हल्की होती है। कई प्रयोग दिए गए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी अन्य अवस्थाएं किस तरह हल्की होती हैं। और पानी का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई रंग नहीं, लेकिन पानी का आयतन होता है। यह हमें अगर किसी दरार में देखेंगे तो दरार से भी रिस कर जा सकता है, ग्लास में भी आ सकता है। इससे हमें पता चलता है कि पानी का आयतन है। क्या आप मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता ब्रूस ली को जानते हैं? उन्होंने कहा है कि पानी की तरह बनो, जिस घड़े में जाओ उसका आकार ले लो। बी वाटर माय फ्रेंड। अब आप लोगों को पानी के बहुत सारे प्रयोग दिए गए जो हमारी पुस्तक में, उसे स्वयं करना है और स्वयं अनुभव करना है कि पानी का आकार, ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं और पानी किस तरह जाकर अपने अपने अलग आकार ले लेता है, रंग ले लेता है, वह आप लोगों को खुद करना है। पदार्थ के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध। वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को आयतन कहते हैं
और पदार्थ में समाविष्ट द्रव की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसकी इकाई दर्शाने के लिए हम घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को ग्राम और आयतन को घन सेंटीमीटर के रूप में लिखा जाता है। घनत्व बराबर ग्राम बटे घन सेंटीमीटर। इसलिए घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन से सेंटीमीटर होती है और द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम के रूप में लिखी जाती है।